नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। राहुल गांधी एक ऐसे राजनेता के तौर पर उभर रहे हैं जो खुद तो फंसते ही हैं, अपने परिवार के दूसरे लोगों को और फिर इंडी अलायंस के दूसरे पार्टनरों को भी ऐसे ही फंसा रहे हैं। जिस तरीके से इन लोगों ने एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की, राज्यसभा के अंदर धनकड़ धनकड़ खेलते रहे, उसी के विरोध में अब धीरे धीरे इंडी अलायंस तो छोड़ दीजिए, पूरे विपक्ष का आंकड़ा घटता जा रहा है। विपक्ष का आंकड़ा घटने का मतलब है कि कुछ विपक्ष के सांसद मोदी के सपोर्ट में आ रहे हैं और कुछ राज्यसभा की सीटें जो खाली हो रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा बढ़ रहा है। और ऐसी स्थिति रही तो कुछ समय के अंदर ही ये जो विपक्षी खेमे में जहां जहां इन लोगों की हार हुई है राज्यों में, वहां से इस्तीफों का दौर और भी तेज हो जाएगा, जो तरीके दिख रहे हैं। क्योंकि जिस तरह विपक्षी पार्टियां संसद के अंदर और संसद के बाहर अपने एक्टिविटी से दिखा रही है, लोगों के जेहन में ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है कि देखो, ये राहुल गांधी के नेतृत्व में जो विपक्ष की पार्टियां काम कर रही है वो सारा कहीं न कहीं देशद्रोही गतिविधियों में शामिल लोगों के साथ खड़ी नजर आती है, वो विदेशी एजेंट के साथ खड़ी नजर आती है। और इसलिए देशद्रोह का ठप्पा इनके पीठ पर लगता जा रहा है। और परेशानी इसी बात को लेकर है कि जितने सांसद चाहे लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो विपक्षी पार्टियों से आते हैं, उनमें से कई के मन में यह ख्याल आ रहा है और वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने बात बोल भी रहे हैं कि देखो, जिस तरीके से ये लोग लगातार हंगामा कर रहे हैं और उस हंगामे में एक के बाद एक परत इनकी खुलती जा रही है, अगर इनका साथ देंगे तो आगे जनता हमारा साथ नहीं देगी। और यही वजह है कि कुछ समय के अंदर ही ये पूरा आंकड़ा जो बदलने लगा है, उसमें उन आंकड़ों को बदलने में रात में 3 कॉल किए गए और फिर विपक्ष का आंकड़ा और भी घट गया। ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी सदन में अगर देखा जाए तो लोकसभा में कोई समस्या है नहीं, राज्यसभा में जो दबाव बनाने की कोशिश ये कांग्रेस और उनके कुछ पार्टनर कर रहे हैं, वो दबाव भी खत्म होता जा रहा है। क्योंकि मोदी का आंकड़ा राज्यसभा में भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, 90 से 95, 95 से 98 और अब 98 से 106 के आसपास चला गया है। जो तरीके इन लोगों के हैं उसी के कारण यह बदलाव हो रहा है। क्योंकि अभी राज्यसभा की 6 सीटें खाली हुई थी और उन 6 सीटों में 5 सीटें एनडीए को मिली, 3 अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिली। ये क्यों? क्योंकि इन्हीं लोगों के करतूतों के कारण इनके पार्टी के कुछ नेता छोड़कर जा रहे हैं और जिन्हें लग रहा है कि आगे जब उपचुनाव होगा तो उनकी जीत पक्की है, तो वो अपनी पुरानी पार्टियों के साथ नहीं रहना चाहते। और इस बात से समस्या उन पार्टियों की हो रही है जो कि पहले तो पीएम मोदी के साथ खड़ी थी, पहले उनको वैचारिक समर्थन या फिर मुद्दा आधारित समर्थन संसद के अंदर देती थी, लेकिन अब जबकि चुनाव परिणाम उनके खिलाफ आया, भारतीय जनता पार्टी से उनका गठबंधन नहीं हो पाया और वो न इंडी अलायंस में है न एनडीए में है, फिर भी अब उनका झुकाव इंडी अलायंस के उन मुद्दों की तरफ होने लगा क्योंकि मोदी से उन्हें खतरा दिखाई पड़ने लगा। हालांकि पीएम मोदी ने कभी इन पार्टी के नेताओं के खिलाफ वैसी कोई बात न कही और न ही उनके खिलाफ कोई चुनाव में आक्रामक प्रचार किया। इसमें से एक पार्टी बीजू जनता दल है, बीजेडी। उड़ीसा में उनकी सत्ता खत्म हुई। नवीन पटनायक पहले हमेशा मोदी के साथ ही रहते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वहां पर सत्ता उनकी गई और उसमें भी ऐसी बड़ी बात नहीं थी क्योंकि पीएम मोदी ने उड़ीसा जाकर जितनी बार चुनाव प्रचार किया या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के तरफ हमेशा से इस बात का ध्यान रखा गया कि नवीन पटनायक ने अलग अलग समय पर मुद्दा आधारित समर्थन देकर हमारी सरकार को सपोर्ट किया है, भले ही वो एनडीए में रहे या न रहे। लेकिन
उसके बाद भी इन लोगों ने हमेशा उनके खिलाफ कोई आक्रामक रुख नहीं अपनाया, बल्कि नवीन पटनायक के बारे में कहा गया, यही बात कही कि देखिए ये इतने बीमार हैं कि वो आगे नहीं बढ़ सकते, वो सत्ता में नहीं रह सकते, उनको उत्तराधिकारी चुनना है और वो कंफ्यूज हो गए हैं कि उड़ीसा की सत्ता किसके हाथों में होनी चाहिए। ये ऐसे एक स्ट्रेटजी थी जिसमें नवीन पटनायक के समर्थन करने वाले उड़ीसा के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए और वहां सत्ता मिल गई। लेकिन उसके बाद राज्यसभा का खेल शुरू हुआ और जैसे ही नवीन पटनायक ने दिल्ली में यानी संसद के अंदर, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, हर जगह पर ये इंडी अलायंस की तरफ झुकाव दिखाना शुरू किया, ये राहुल गांधी के मुद्दों पर समर्थन देना शुरू किया, परेशानियां बढ़ गई और उन्हीं के राज्यसभा सांसद एक एक करके बाहर आने लगे। उनके एक राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार ने इस्तीफा दिया और वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अब फिर वहां उपचुनाव हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी को निर्विरोध उन्हें चुन लिया गया, क्योंकि वहां कोई और खड़ा ही नहीं हुआ था। अभी जो आंकड़े 8 थे इनके राज्यसभा में घटकर 7 हो गए और ऐसी स्थिति आ गई कि अब आगे नवीन पटनायक के लिए समस्या है कि जो धनखड़ का मामला चल रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव, इंपीचमेंट, इसमें अगर नवीन पटनायक जो कि अभी तक इस बात के लिए तैयार हैं कि हम इंडी अलायंस के साथ नहीं हैं, अगर इन्होंने कुछ ऐसी बातें की, उनके खिलाफ गए, तो इसका मतलब है इस्तीफा और भी होगा, क्योंकि अभी जितने उपचुनाव राज्यसभा के होंगे एक एक दो दो करके उड़ीसा के अंदर, उसमें भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत जाएगी। नवीन पटनायक के पास संख्या नहीं है, एक एक करके जो बचे हुए 7 सांसद हैं वो भी चले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में और 0 हो जाएगी उनकी संख्या राज्यसभा के अंदर। यही स्थिति वाईएसआरसीपी की भी है। वाईएसआरसीपी के कभी 11 राज्यसभा में सांसद हुआ करते थे, लेकिन आंध्र प्रदेश में चुनाव हुआ, वाईएसआरसीपी के जगन मोहन रेड्डी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बात नहीं बनी, उन्हें साथ नहीं लाया गया। वहां आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ तेलुगु देशम पार्टी यानी कि चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन हुआ और बड़ी जीत मिली। पवन कल्याण, चंद्रबाबू नायडू और भारतीय जनता पार्टी वहां पर हिंदुत्व के मुद्दे से को जैसे पवन कल्याण आगे बढ़ा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा सपोर्ट बेस मिल रहा है और आगे की राजनीति इन्हीं दोनों की है, आंध्र प्रदेश की। लेकिन खैर, चुनाव में बड़ी जीत और उसके बाद जगन मोहन रेड्डी का विकेट गिरना शुरू हो चुका है। ये 11 सांसद राज्यसभा में हुआ करते थे, जिसमें से 3 सांसदों ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया। अब 8 बचे हैं और वो 2 टीडीपी में, 1 भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। वहां भी ये 3 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें से 2 टीडीपी और 1 भारतीय जनता पार्टी को मिला। हरियाणा में 1 भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा सीट मिली और ये 6 जो उपचुनाव हुआ जिसमें निर्विरोध सांसद बने हैं, उसमें से 3 भारतीय जनता पार्टी, 2 टीडीपी और 1 तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी को मिला है। निर्विरोध चुनकर आए हैं। मतलब अगर एनडीए का आंकड़ा देखें, रातों रात एनडीए का आंकड़ा 5 बढ़ गया राज्यसभा में। ये जो धनखड़ कर रहे हैं कि इंपीचमेंट लाएंगे, वहां राज्यसभा में हम कुछ खेल कर सकते हैं, लोकसभा में तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन राज्यसभा में इधर से उधर कर सकते हैं। ये जैसे ही ये आंकड़े दिखाई पड़े, ये राहुल की टीम में और भगदड़ मच गई और विपक्षी पार्टी के नेता जितने हैं उन लोगों के अंदर भी ये लगने लगा हम किसके साथ खड़े हों। हालांकि इंडी अलायंस में भी इधर उधर जाने की प्रक्रिया चल रही है। अभी तो शिवसेना यूबीटी की बारी है, क्योंकि वहां पर शिवसेना यूबीटी के पास इतने विधायक अब नहीं बचे, 20 हैं और उससे एक भी राज्यसभा की सीट नहीं जीती जा सकती। संजय राउत अभी मैदान में है और दूसरा प्रियंका चतुर्वेदी है, जिसका कार्यकाल 2026 में खत्म होने वाला है। लेकिन ये जो खत्म होने वाला है कार्यकाल, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी या शिंदे सेना की तरफ ही आना पड़ेगा। प्रियंका चतुर्वेदी जैसे यू टर्न ले रही हैं कांग्रेस से, वो शिवसेना में गई थी, लेकिन उसके बाद राज्यसभा मिला तो वो रह गई उद्धव ठाकरे के साथ। लेकिन अब दिख रहा है राज्यसभा इनके साथ मिलने वाला नहीं है, आगे के 5-6 सालों तक संभावना भी नहीं है। वो आजकल बात कर रही है इधर
कि अभी ही हम इस्तीफा दे दें और एक संख्या और बढ़ जाए, अगर उपचुनाव होगा तो ऐसे ही कंफर्टेबल तरीके से हम जीत कर आएंगे वहां, चाहे शिंदे सेना से या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या फिर अजीत पवार की पार्टी की तरफ से। अगर तीनों कंबाइंड भी सोचे तो किसी न किसी पार्टी में जाए और वहां से राज्यसभा में आ जाए अगले कुछ समय के लिए। तो ये स्थितियां जो चल रही है उसके कारण आंकड़े तो बढ़ रहे हैं, लेकिन विपक्ष के आंकड़े और भी घट रहे हैं। अगर देखा जाए तो अभी 245 सदस्य हैं राज्यसभा में जो होते हैं, उसमें से 8 खाली है सीटें। 8 में से 4 सीटें तो नॉमिनेटेड मेंबर की खाली है, अभी 8 सीटें नॉमिनेटेड हैं, यानी राष्ट्रपति जो 12 मेंबर को चुनते हैं, नॉमिनेट करते हैं, उसमें से 4 खाली है। लेकिन जम्मू कश्मीर के भी 4 खाली है, वहां अभी तक राज्यसभा का चुनाव नहीं हुआ है, तो 8 तो ऐसे ही खाली हैं। अब जो बचे 237, उसमें से अगर देखा जाए तो 117 सीटों की जरूरत पड़ती है, 17-18 सीटों की। अब 18-19 सीटें जो 100 है, उसमें से भारतीय जनता पार्टी के पास अभी 98 हो चुका है अकेले, और 8 जो नॉमिनेटेड हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे, उसे इन्हीं के सपोर्ट में आना है। और ये मिला दिया जाए तो ऐसे ही इनकी संख्या 106, अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास 106 है। और उसके अलावा जो एनडीए अगर पूरा कुनबा जोड़ दिया जाए तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास 127 से ज्यादा सांसद हैं। लेकिन विपक्ष में अगर इंडी अलायंस को छोड़ो, जो पार्टियां अभी ये 3 कॉल की बात की जा रही थी, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई, मोदी ने दिया कि लो भाई अब इन लोगों को बताओ कि विपक्ष में बैठी हुई सारी पार्टियां इन लोगों के साथ नहीं है। YSRCP यानी जगन मोहन रेड्डी के जो बचे हुए 8 राज्यसभा सांसद सीधे तौर पर वो धनखड़ के मामले में मोदी के साथ आ गए। दूसरी तरफ जो टीडीपी के सांसद पहले से ही थे और बीजेडी के सांसद भी इन्हीं के साथ हैं। उसके अलावा AIADMK के सांसद जिसकी संख्या 3 है, और दूसरे तरफ बीआरएस आजकल कांग्रेस से ज्यादा चिढ़ी है, रेवंत रेड्डी से टकराव चल रहा है, इनके नेताओं पर केस दर्ज हो रहा है, केंद्र के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। फिर केसीआर को लग रहा है पलटी मारना पड़ेगा, 4 सांसद उनके हैं। MNF मिजो नेशनल फ्रंट के एक सांसद, बीएसपी के एक सांसद, ये 24 सांसद हैं, उन्होंने भी समर्थन दे दिया। अचानक से राज्यसभा में आंकड़े बढ़ते बढ़ते ऐसी हो गई है कि आज मोदी के सपोर्ट में 151 सांसद हैं, और 151 सांसद 237 में है, क्योंकि राहुल गांधी आंकड़ों के खेल में पिछड़ जाते हैं। जब उन्हें 99 सीटें मिली, लगा 99 आउट ऑफ 100 है, इसलिए 99% आया है, और खुश होकर चारों तरफ घूमने लगे कि नहीं इस बार तो मोदी का घमंड तोड़ दिया, ईगो तोड़ दिया। लेकिन हुआ क्या, जब पता चला कि 99 ये 100 में से नहीं है बल्कि 545 में से है, तो फिर उनका होश ठिकाने आया। उसी तरह राज्यसभा में ये उनको बताना दिखाना जरूरी है कि ये 237 में से 151 की संख्या पार कर रही है ये मोदी के समर्थन में। इसलिए ये चेत जाओ, सचेत हो जाओ, क्योंकि जिस तरीके से धनखड़ साहब ने फंसा दिया सोनिया कांग्रेस को, अब तो छटपटाहट राज्यसभा में भी है, छटपटाहट लोकसभा में भी है, क्योंकि लोकसभा में भी इन पार्टियों के नेता और कुछ सांसद, यानी कि सब मिलाकर लोकसभा राज्यसभा का देखा जाए तो 48 से 49 सांसद ऐसे हैं जो केवल कुछ कॉल के आधार पर, फोन गया नहीं कि उन लोगों ने कहा हम आपके सपोर्ट में हैं। ये राहुल गांधी की बचकानी हरकतें, ये बालक बुद्धि वाली हरकतें, और जिस तरीके से इनका नाम सामने आ रहा है, ये विदेशी एजेंट सोरोस गैंग के साथ, अगर इनके साथ हम दिख गए तो फिर इसका मतलब है कि हमारे पीठ पर भी देशद्रोही का ठप्पा लग जाएगा। और फिर अचानक से बदलाव हुआ, 40 से ज्यादा सांसद जो हैं लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के अंदर जो बैठे होते थे, अब मोदी के सपोर्ट में आ गए हैं। और इसलिए राहुल गांधी की बेचैनी जो बढ़ रही है कि आगे क्या होगा, आगे 2-4-5 दिन ऐसा रहा, हो सकता है कि हमारी पार्टी में भी भगदड़ मचे, हमारे राज्यसभा के सांसद भी इधर उधर जाने लगे उन जगहों पर जहां पर उन्हें आगे जीत की संभावना नहीं है। इसलिए बेचैनी कांग्रेस के अंदर है। सोनिया गांधी साइलेंट मोड में आ गई हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बेइज्जती
तो राहुल गांधी ने उन्हीं की कराई। सुरोस गैंग के साथ लिंक सोनिया गांधी का डायरेक्ट दिखाया गया। इसलिए कांग्रेस के अंदर जो बेचैनी है वो अब आगे बड़े विस्फोटक रूप लेने वाली है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।